जय हिंद। तो आज हम लोग का जून 2024 का शिफ्ट खत्म होने वाला है। आज हम लोग 81 से 100 नंबर क्वेश्चन तक कवर करने वाले हैं और आज ही आप लोग को टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाकर 1 to 100 तक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ सकते हो। तो जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें कि हम लोगों ने अगस्त का पेपर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जून का पेपर 80 नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं और आज डे रहने वाला है 15। आज डे 15 है पीवाईक्यू सीरीज का। तो जो भी पिछला 14 वीडियो नहीं देखे हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग को आराम से मिल जाएगा। हर डे के हिसाब से डे 1 डे 2 करके लिखा हुआ है। आप लोग उसको कवर कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा हर एक वीडियो। तो 81 नंबर क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हुमायूं से पूछा है। हुमायूं के काल का संबंधित में कालक्रम में सजाने के लिए दिया गया है। चौसा का युद्ध, दीन पनाह, कन्नौज का युद्ध, मांडू का पतन, चुनार का पहला घेरा। तो इसमें से सबसे पहले चुनार का घेरा ही आएगा जो कि 1532 में किया गया था। ई आएगा सबसे पहले, दो जगह ई आ रहा है। ई के बाद दीन पनाह का स्थापना किया जाएगा 1533 में। ई के बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा मांडू का पतन 34 में। उसके बाद चौसा का युद्ध 39 में, फेमस युद्ध, और कन्नौज का युद्ध 40 में। ये भी एक फेमस युद्ध होता है जिसके बाद हुमायूं हिंदुस्तान छोड़ना पड़ता है जिसके बाद हुमायूं को। तो ये इसका सही क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगेगा, ई बी डी ए सी। ठीक है, तो आई होप आप लोग अपना सीरियस वे में कॉपी निकाल लिए होंगे अभी तक, जो कि हम लोग डे 1 to 14 कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आप लोग को पता होगा कि कॉपी में सीरियस वे में हर एक क्वेश्चन के सामने टिक मार्क लगाते चलना है। ये सही हो रहा है तो सही, गलत हो रहा है तो गलत, और खुद को इस तरह करके एनालाइज करते हुए चलना है आप लोग को। तो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। चुनार का पहला घेरा 32 में किया गया था, तब शेर खां के नाम से जाना जाता था। तो चुनार किले को घेराबंदी की। घेराबंदी एक समझौता के साथ समाप्त हुई जिसके तहत शेर खां को किले पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। ये शेर खां मतलब कि शेरशाह सूरी का बात हो रहा है। आप लोग को पता होगा कि जब हुमायूं का टाइम पीरियड चल रहा होता है तभी इसका झड़प शेरशाह के साथ लगातार होते रहता था। एक बंगाल वाले एरिया के साथ और एक गुजरात वाले एरिया के साथ हुमायूं हमेशा लड़ते झगड़ते रहा ये दोनों एरिया के साथ। तो ये हो रहा है बंगाल और बिहार वाले एरिया का, जो कि कन्नौज के युद्ध के बाद 1540 के बाद उसके बाद शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठ जाता है। 40 से 45 तक शेरशाह सूरी रूल करता है। उसके बाद हालांकि 55 तक सूर डायनेस्टी स्थापित रहता है जिसको कि अकबर द्वारा फिर से हराया जाता है पानीपत के सेकेंड बैटल में। दीन पनाह का स्थापना ये तो 1533 में किया था हुमायूं ने, और इसी से गिरकर जो है इसकी मृत्यु भी हो जाती है दीन पनाह से ही गिरकर। एक हिस्टोरियन है हालवेल, हालवेल ने इसके बारे में बताया कि वो हुमायूं जो है जीवन भर गिरते बजड़ते रहा और गिरने के कारण ही उसकी लास्ट में मौत हो गई। इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाता है इसके बारे में, हुमायूं के बारे में। उसके बाद मांडू का पतन है, ये 1534 में हुआ था। इसको भी घेराबंदी किया गया था हुमायूं के अधीन। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं हार जाता है, और कन्नौज के युद्ध में लास्ट रूप से हुमायूं हार जाता है। उसके बाद हुमायूं ने 15 साल तक साम्राज्य को खो देता है, और फिर 15 साल बाद वो फिर से वापस से जीतता हुआ आता है, पंजाब वाले एरिया से वापस जीतता हुआ आता है। तो पहले जब हिस्ट्री एनालाइज किया जाता था तो हुमायूं को एक नकारा बादशाह बोला जाता था, एक मतलब कि पारंगत नहीं बोला जाता था। लेकिन अब जो भी रिसर्च हो रहा है वो ये बोल रहा है कि इतना एक ऐसा राजा जो कि सब कुछ अपना हार गया हो लेकिन फिर से वो जीतता हुआ फिर से वापस आ गया, और और हिंदुस्तान की गद्दी पर पुनः वो वापस बैठ गया। तो ये वाला चीज से इसका एनालाइज किया जाता है आजकल। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के तरफ। बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अफगानिस्तान, चीन, ईरान, भारत। तो याद रखना है बारूद का आविष्कार हुआ था चीन में हुआ था। इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाला बात नहीं है। एक चीज है कि तांग राजवंश के अधीन ये हुआ था, तांग राजवंश के 9वीं सदी के अधीन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित वर्ग नहीं है? तो आपको पता होगा कि मेगास्थनीज ने समाज को वर्गों में बांटा। तो आप लोग को कमेंट करना है कि कितना वर्ग में बांटा था ये मेगास्थनीज।
इसमें कौन-कौन है और कौन-कौन नहीं है। तो दार्शनिक, कृषक, सैनिक, दस्तकार, नाई। तो इस सब में नाई जो है वो नहीं है, बाकी ये दार्शनिक, कृषक, सैनिक, दस्तकार ABCD है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3। और मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, किसका वो दूत था, ये सब भी आप लोग को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हल्का भी क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ते हुए आते हैं शुरू से ही मेगास्थनीज सब के बारे में। ठीक है, तो दार्शनिक के बारे में बताया, किसानों के बारे में बताया, सैनिक के बारे में बताया, कारीगर के बारे में बताया, लेकिन नाई के बारे में जो है मेगास्थनीज ने कोई उल्लेख, ऐसा कोई वर्ग था, ऐसा कोई उल्लेख समाज में नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 84 मिलान करने के लिए दिया है, नीतिसार, नाट्यशास्त्र, मृच्छकटिका, अष्टाध्यायी। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। ये चारों का चारों चारों बहुत बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। नीतिसार कमंदक की रचना है, और हम लोग आगे भी देखने वाले हैं, आगे भी ये सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी ही सिर्फ रिपीट हुआ है। ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अगस्त के पेपर में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम लोग इसमें भी देख रहे हैं कि रिपीट हो रहा है, और हम लोग और अभी आने वाला समय में देखने वाले हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसीलिए आप लोग जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप लोग मेंशन एक जगह करके रखे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये जो एंशिएंट का बुक एंड ऑथर है वो सारा आप लोग का मेंशन होना चाहिए, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। तो नीतिसार का कमंदक मिला लेना इजी है, ए का 4 मिला लेना है। तो आंसर तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है। नाट्यशास्त्र भरत से हो जाएगा। नाट्यशास्त्र से स्पेशल बहुत डीप जाके क्वेश्चन पूछा था, जिसमें कि शरीर का मुद्रा के बारे में बताया गया था कि इतना मुद्रा होता है, इतना मुद्रा होता है, आंख का मुद्रा, हाथ का मुद्रा, पैर का मुद्रा। तो ये सब से स्पेशली क्वेश्चन पूछा है इससे। मृच्छकटिका से बहुत क्वेश्चन बन चुका है। शूद्रक पिछला बार पूछा था, तो शूद्रक इधर रखा था और मृच्छकटिका इधर रखा था। और अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि का है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो कि हम लोग को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दिया गया था। पाणिनि का रचना कब हुआ, फिर ये पुराण कब लिखा गया, पुराणों का संकलन कब हुआ, भारत का नाट्य शास्त्र भी था उसमें। तो उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए पूछा गया था। तो हो सकता है कि इससे भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाने के लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होता है। तो नीतिसार का कमंदक है, राजनीतिक, नैतिक और शासन कला पर एक ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र भरत, ये कलाओं पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जिसमें रंगमंच, नृत्य, संगीत का वर्णन है। मृच्छकटिका छोटी मिट्टी की गाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। शूद्रक द्वारा लिखित एक संस्कृत नाटक है। यह नाटक एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें प्रेम, षड्यंत्र और सामाजिक मुद्दों पर आधारित विषय है। अष्टाध्यायी, ये तो संस्कृत का एक व्याकरण पर एक आधारित ग्रंथ है। तो आप लोग से इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विषय वस्तु से संबंधित है, क्योंकि ये टॉपिक इतना बार रिपीट हुआ है कि अब वो क्वेश्चन और खोजेगा कहाँ से। तो फिर यही सब क्वेश्चन खोजेगा कि ये सब में विषय वस्तु इसका क्या है। तो विषय वस्तु याद रखना है, कौन राजनीति से कनेक्ट है, कौन नृत्य से कनेक्ट है, कौन व्याकरण से कनेक्ट है, क्योंकि व्याकरण से रिलेटेड तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, किताब दिया हुआ था और उसमें पूछा गया था कि कौन किससे कनेक्ट है। 85 नंबर क्वेश्चन, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश से, हिंदी वाले हिंदी से, और थोड़ा फील कर करके पढ़ेंगे। विलियम डिल्थे ने कहा, आदमी क्या है केवल इतिहास बता सकता है। तो ये बात सही है, विलियम डिल्थे ने कहा। जेम्स थर्बर ने कहा, सभी उत्तरों को जानने से बेहतर है कुछ प्रश्नों को जानना। ये भी सही है, जेम्स थर्बर का बात। सिसरो ने कहा, बेहतर लेखन का मूल है पुनः लेखन, यहीं पर खेल जीत या हार हो जाता है। तो ये वाला सिसरो का कथन नहीं है, ये किसी और का कथन है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। हेनरी एडम्स ने कहा, इतिहास अपने को दोहराता नहीं है, इतिहासकार एक दूसरे को दोहराते हैं। ये वाला स्टेटमेंट से स्पेशली क्वेश्चन पूछा गया है अलग से, सिर्फ यही क्वेश्चन दिया था और नीचे में हिस्टोरियन का नाम दिया था, जिसमें कि हेनरी एडम्स उसका आंसर होता। ठीक है। कॉलिंगवुड ने कहा, यदि इतिहास हमें कोई सबक सिखाता है तो यह है कि ऐतिहासिक सबक जैसा कुछ नहीं होता है। बताइए, कॉलिंगवुड का ये वाला बात था। तो इसमें सभी बात सही है, सिर्फ ये जो सिसरो के द्वारा कहा गया है ये गलत है। मतलब कि ABDE जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। और ये सिसरो के द्वारा नहीं कहा गया था, ये कहा गया था विलियम जिन्सर के द्वारा, ये कहा गया था बेहतर लेखन का मूल है पुनः लेखन, यहीं पर खेल हार और जीत का होता है कि दोबारा किस तरह लिखा जाता है। ये हिस्ट्री राइटिंग का बात हो रहा है। हिस्ट्री राइटिंग एक जटिल प्रक्रिया है, जो कि PG के बाद मौका मिलता है हिस्ट्री राइटिंग करने का, अपना किताब पब्लिश करने का,
अपना थीसिस लिखने का, अपना पेपर पब्लिश कराने का। तो वहाँ पे जो है ये सब चीज़ को देखा जाता है कि हम लोग इतिहास को किस हिसाब से लिखे हैं, जिसमें कि रांके भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, रांके का इतिहास लेखन की अवधारणा। तो आप लोग ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया को आप लोग पीडीएफ में जाकर के थोड़ा-सा डिटेल में एनालाइज़ ये सबको करना है आपको, क्योंकि ये यूनिट 10 का हिस्सा है और यूनिट 10 आप लोग अलग से किताब लेके पढ़ सकते हैं। आप लोग को जितना समय है उस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। लेकिन अगर पीडीएफ में जाकर के ये सब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 86 रोशनाई आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? बहमनी नहीं, गोलकुंडा नहीं, बंगाल नहीं। ये है उत्तर पश्चिम एरिया से जो है रोशनाई आंदोलन संबंधित है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि गोलकुंडा और बंगाल का स्थापना ईयर क्या है, क्योंकि इससे हम लोग देख चुके हैं, क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगाने के लिए पूछ लिया है, कल ही डिस्कस किए हम लोग इससे रिलेटेड। तो आप लोग को बताना है कि ये दोनों का स्थापना कब हुआ था। तो रोशनाई आंदोलन ये उत्तर पश्चिम एरिया में हुआ था और इसको तहरीक-ए-रोशनिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका नेतृत्वकर्ता याद रखना है बायजीद अंसारी ने किया था इसका नेतृत्व, और रोशन या प्रबुद्ध संत के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो इसका एक चीज़ ये याद रखना है कि बायजीद अंसारी के द्वारा किया गया था रोशनाई आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 87 ये पूछा है ई.एच. कार की पुस्तक व्हाट इज हिस्ट्री में है, कौन सा अध्याय है, ये पूछा है। तो ये तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। हम लोग अगस्त वाले पेपर में हम लोग देखे हैं कि इसमें इससे कैसा बना था। तभी इससे बना था व्हाट इज हिस्ट्री से रिलेटेड 4-5 चैप्टर दे दिया था और उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दिया था कि कौन सा चैप्टर किसके बाद आता है। तो ये तो पूछा जा चुका ऑलरेडी क्वेश्चन है। द हिस्टोरियंस एंड हिज फैक्ट्स, हाँ ये वाला है। सोसाइटी एंड द पीपुल, ये नहीं है व्हाट इज हिस्ट्री में। हिस्ट्री लिटरेचर एंड मोरालिटी, ये भी नहीं है। कोजेशन इन हिस्ट्री, ये है। द वाइडनिंग हॉरिजॉन, ये भी है। मतलब कि ए डी ई जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। सोसाइटी एंड द पीपुल नहीं है, और हिस्ट्री लिटरेचर और मोरालिटी ये भी नहीं है, और बाकी 3 है। और 2 अलग से याद रखना है, हिस्ट्री एज प्रोग्रेस और द हिस्टोरियन एंड हिज सोसाइटी। तो ये दोनों भी जो है व्हाट इज हिस्ट्री का हिस्सा है ई.एच. कार का, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। पीजी में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया जाता है, हिस्ट्री इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो इसका पीडीएफ भी मेरे पास है, आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा कि आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी पढ़ सकते हो कि व्हाट इज हिस्ट्री। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अच्छा, आप लोग को ये कमेंट करके इस सब का क्रोनोलॉजी एक बार सेट करके आप लोग को कमेंट करना है कि कौन कौन सा किसके बाद ये वाला चैप्टर आता है। सारा का सारा 3 दो 5 गो है, पांचों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 88 है विऔद्योगीकरण किससे अभिप्रेत है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न इंडिया का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। जैसे कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, जिसमें कि पूछा था धन के निष्कासन से, पूछा था कि कौन कौन धन का निष्कासन से संबंधित है। और यहाँ पे वही वाला एरा से पूछ रहा है कि विऔद्योगीकरण क्या है। देश में उद्योग की कमी, ये नहीं है। देश में कृषि किसानी की कमी, ये भी नहीं है। उद्योग द्वारा उत्पादित राष्ट्रीय आय के अनुपात में कमी और इस पर निर्भर जनसंख्या के प्रतिशत में कमी। तो ये वाला जो है विऔद्योगीकरण का जो है अर्थ है। देश में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग की कमी, ये नहीं है। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। उद्योग द्वारा उत्पन्न राष्ट्रीय आय के अनुपात में कमी तथा उस पर निर्भर जनसंख्या के प्रतिशत में कमी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण क्षेत्र में योगदान में कमी, इसमें औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में गिरावट में शामिल है। यही सबसे बड़ा झटका अभी तक हम लोग फेस करते आ रहे हैं भारत में, कि भारत जो है प्राथमिक से सीधे तृतीयक में जंप कर दिया। सेकेंडरी में इसका ज़्यादा रोल हुआ ही नहीं इंडिया का, जो कि औद्योगिक सेक्टर वाला था, इंडस्ट्रियल पावर वाला सेक्टर जो था, वो भारत जो है वो बाईपास कर दिया। अब जाकर के इंडस्ट्री डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, नहीं तो सीधे हम लोग प्राथमिक क्षेत्रक से सीधे तृतीयक क्षेत्रक में हम लोग आ गए। इसीलिए द्वितीय क्षेत्र गायब है हम लोग का अभी तक। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चतुर अंग बल का मुख्य अवयव नहीं है। तो मौर्य काल से 2 क्वेश्चन एक पूछ लिया है, एक उससे भी पूछ लिया, मेगास्थनीज से भी पूछ लिया, और यहाँ पे आके कौटिल्य से भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप देख सकते हैं कि मौर्य काल वाला एरिया जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैदल सेना, अश्वरोही सेना, ऊंट। ऊंट का क्यों करेगा ऊंट का उल्लेख?
चतुर अंगबल का मुख्य अवयव नहीं है, तो ऊँट नहीं है अंगबल, हाथी भी होगा। सीधा सा बात है, इसमें थोड़ा-सा लॉजिक वाला बात है। चतुर अंगबल, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में चतुर अंगबल का वर्णन किया है। 4 मुख्य घटक शामिल है, जिसमें एक है पैदल सेना, दूसरा है घुड़सवार, तीसरा है हाथी और चौथा है रथ, और इसमें ऊँट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित कालक्रम में व्यवस्थित करना है। मैसेडोनिया सिकंदर का आक्रमण, अरबों का सिंध विजय, कनिष्क का राजरोहण, अशोक का शासनकाल, समुद्रगुप्त का शासनकाल। तो ये तो पढ़ने के बाद सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि अरब का सिंध विजय ये सबसे लास्ट में होगा। तो बी देखिए, बी 3 जगह बी आ रहा है, क्योंकि यहाँ से फिर मिडाइवल इंडिया स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले सिकंदर आक्रमण करेगा, ए आएगा सबसे पहले, ए आएगा सबसे पहले। और सिकंदर के आक्रमण के बाद आएगा अशोक का काल, क्योंकि सिकंदर धनानंद के समय में अटैक करता है, उसके बाद मौर्य सत्ता स्थापित होता है, उसके बाद अशोक आता है। तो ए के बाद आएगा डी, तो ए के बाद डी दोनों में है, थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश किया गया है। उसके बाद कनिष्क का काल आएगा, 78 एडी वाला काल आएगा, सी। तो सी, ए डी सी, और हम लोग का आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर 1। और समुद्रगुप्त का शासनकाल ये तो बाद में आएगा, एडी में आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अरे इसका एक्सप्लेनेशन मिसिंग है, कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन नंबर 1 आप लोग देख लेना, ऑप्शन नंबर 1 उसका करेक्ट आंसर है। ये 61 को फिर से यहाँ पे गलती से आ गया है लगता है। 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म के घनिष्ठ अनुयायी थे? तो खारवेल के बारे में पूछ रहा है, ये तो एक इजी क्वेश्चन है। बौद्ध, जैन, हाँ वो जैन से कनेक्टेड है। हाथी गुम्फा अभिलेख में बहुत कुछ इसके बारे में पता चलता है, और जैन धर्म के अनुयायी को समर्थक करता था ये, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। हाथी गुम्फा में शिलालेख मिला है इसका, खारवेल का। 92 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, मिलान करने। हेम सरस्वती, सरला दास, मुकुंद राज, इरा प्रगाढ़। तो बताना कौन से साहित्य से ये कनेक्टेड है। तो जो आपको लग रहा है कि हाँ इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि इराबकाड़, ये आप लोग असमिया, मराठी, ओडिया, ओडिशा, मराठी, असमिया, यह तेलुगु साहित्य से संबंधित है इराबकाड़, और ये संबंधित है महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया गया था इनके द्वारा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 ऑप्शन खत्म, यहीं पे आंसर खत्म। हेम सरस्वती का हो जाएगा, असमिया से रिलेटेड है ये, हेम सरस्वती। ए का 3। सरला दास जो है, सरला दास ओडिया साहित्य से है, ओडिया में महाभारत लिखा गया। और मुकुंद राज जो है वो मराठी से संबंधित है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। हेम सरस्वती असमिया से कनेक्टेड है, क्लासिकल मानी जाती है, उन्होंने असमिया लेखक को कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। सरला दास ये उड़िया साहित्य से संबंधित है, और उड़िया साहित्य के लिए प्रमुख लेखक है। महाभारत के उड़िया भाषा में अनुवाद किया गया था इनके द्वारा, सरला दास के द्वारा, इसीलिए क्वेश्चन बन गया है। मुकुंद राज मराठी साहित्य से संबंधित है, और इसका एक बुक याद रखना है, विवेक सिंधु। तो विवेक सिंधु जो है ये मुकुंद राज के द्वारा लिखा गया है। और इरा प्रगाढ़ जो है ये तेलुगु से संबंधित है, और तेलुगु में महाभारत के लिए इनको जाना जाता है। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि तेलुगु के महाभारत को किसने लिखा, उड़िया के महाभारत को किसने लिखा, इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वो सब के लिए रेडी रहना है। क्वेश्चन नंबर 93, इसमें मौर्य काल में सेना अधिकारियों का पद और उनका वेतन राशि के बारे में बताया, पूछ रहा है। तो ये मौर्य काल का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। सेनापति जो कि सबसे हेड है, तो सेनापति को कितना मिलेगा, सेनापति को 48,000 पद मिलेगा, जो कि सबसे प्रमुख है। ए का 4, तो ए का 4 यहाँ आ रहा है, और क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। अध्यक्ष, अध्यक्ष को तो सबसे कम मिलेगा 4,000। मुखिया, मुखिया को मिलेगा कितना, मुखिया को मिलेगा 8,000। नायक को मिलेगा 12,000। मतलब कि ए का 4, बी का 2, बी का 2, सी का 1, और अध्यक्ष को सबसे कम मिलेगा 4,000। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जब मौर्य मौर्य काल का जब हम लोग प्रशासन पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे ये सब चीज को मेंशन किया जाता है। ये सब के लिए आप लोग को थोड़ा सा सेकेंडरी सोर्स को ज़्यादा फोकस करना होगा, एंशिएंट को कवर करने के लिए, मिडाइवल को कवर करने के लिए। तो आप लोग केवल पीडीएफ
पर ही भरोसा आप लोग नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई यूट्यूब चैनल पे भरोसा कर सकते हैं। और मैंने तो अपना पहला वीडियो में ही आप लोग को बताया कि आई एम नॉट अ यूट्यूबर और नॉट अ टीचर। मैं सिर्फ़ एक स्टूडेंट हूँ, जितना एक्सपीरियंस मुझको मिला है अपने पहला नेट क्वालीफ़ाई करने में और इतना सारा पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि मैंने हर पीवाईक्यू को 2 या 3 बार अटेम्प्ट किया है। तो इसीलिए एक थोड़ा-सा आइडिया 1% आइडिया लग गया है कि इस तरह क्वेश्चन बनता है, ये एरिया इम्पोर्टेंट है। तो उसी के बेस पे मैं आप लोग को बताने का कोशिश करता हूँ कि क्या सही रहेगा आप लोग के लिए, जिससे कि आप लोग को थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा हेल्प हो सके, बस यही मेरा पर्पस है। तो पीडीएफ पढ़ लेना इसके लिए, बहुत ज़्यादा इसमें समझाने वाला बात नहीं है, पूरा का पूरा फैक्चुअल है। सेनापति को सबसे ज़्यादा मिलेगा, ये तो ज़ाहिर-सी बात है। नायक को 12,000, फिर अध्यक्ष जो होता है, वो नीचे वाला रैंक का होता है, इसीलिए इसको 4,000 फंड मिलेगा और मुखिया को 8,000 फंड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 94, सातवाहन कौन थे? ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि सातवाहन कौन थे? उत्तर दक्कन के शासक, उत्तरी भारत के शासक, पश्चिम भारत के शासक या कलिंग के शासक? तो इसमें अगर छाँटना है तो सबसे पहले उत्तर भारत के शासक को आप छाँट सकते हैं, कलिंग के शासक को छाँट सकते हैं। अब सवाल आता है कि ऊपरी दक्कन का है या फिर पश्चिमी भारत का है? तो ये जो है पश्चिमी भारत का नहीं है, ये है ऊपरी दक्कन का। मतलब कि वो जो विंध्यन रेंज खत्म होता है, नर्मदा खत्म होता है, सतपुड़ा खत्म होता है, उसके बाद नर्मदा ताप्ती जो रिवर बहता है, उसके नीचे वाला जो एरिया है, ये है ऊपरी दक्कन का एरिया, ताप्ती का नीचे वाला एरिया। तो यहाँ पे सातवाहन वंश के का हम लोग को जिक्र मिलता है और सातवाहन से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में राजा का नाम सजाने के लिए पूछा जा चुका है ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये तो थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन उसका दिया हुआ है, ऊपरी दक्कन के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सातवाहन राजवंश कला और वास्तुकला में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध था। सातवाहन शासक धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाया, ये वो। तो ये सब इम्पोर्टेंट है और सातवाहन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट या बात याद रखना है कि इसी में जो है भूमि अनुदान का प्रथा जो है सातवाहन से स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि पोस्ट मौर्य एज का बात हो रहा है। भूमि अनुदान का प्रथा स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग का नानाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है, सतकर्णी से प्राप्त होता है। तो इसीलिए सातवाहन जो है थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है महाराष्ट्र वाले एरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 95 है ये। क्वेश्चन नंबर ये है 95। इसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। इतिहास की व्याख्या के प्रति उत्कंठा इतनी गहरी है कि जब तक हम अतीत के प्रति सर्जनात्मक दृष्टि नहीं रखते हैं, ये या तो हम रहस्यवाद की ओर जाएँगे अथवा दूरदर्शिता की ओर जाएँगे। दूरदर्शिता की ओर जाएँगे। तो ये बोल रहा है कि किसका स्टेटमेंट है? जे हुइज़िगा नहीं है, एफ पॉविक, बी रसेल, जे बी बेरी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है एफ पॉविक का स्टेटमेंट है ये। तो ये वाला याद रखना है। जे बी बेरी का स्टेटमेंट ऑलरेडी यूजीसी पूछ चुका है, जिसमें कि ये पूछा था कि इतिहास का अध्ययन केवल एक विज्ञान है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो ये वाला जो है जे बी बेरी का स्टेटमेंट है, जो कि ऑलरेडी पूछ लिया है यूजीसी नेट ऑलरेडी पूछा है। एफ पॉविक एक प्रख्यात इतिहासकार थे, जो अपने विचारशील चिंतन के लिए जाने जाते थे। रहस्यवाद या निराशवाद में पढ़ने से बचने के लिए इतिहास पर रचनात्मक दृष्टिकोण रखने का महत्व पर बल दिया है इसके द्वारा। अजय हुइजिंगा जो है ये एक डच इतिहासकार थे, जो अपनी कृति द ऑटम ऑफ द मिडिल एजेस, द आइटम ऑफ द मिडिल एजेस, ये याद रखना है, जे हुइजिंगा का है और ये एक डच इतिहासकार थे। बी रसेल ब्रिटिश दार्शनिक और तर्कशास्त्र थे ये। उनके वक्तव्य में वर्णित तरीके से ऐतिहासिक व्याख्या पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित नहीं होता। और जेबी बेरी, जैसा कि मैंने बताया, जेबी बेरी का एक फेमस स्टेटमेंट है कि इतिहास का अध्ययन केवल एक विज्ञान का अध्ययन है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इस तरह का स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 96, बी डी सावरकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ये वाला एरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वाला एरिया जो है बी डी सावरकर, दो पर्सनैलिटी को आप लोग अच्छा से कवर करके रखिए। एक है बी डी सावरकर और एक है सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों पर्सनैलिटी से यूजीसी हर साल क्वेश्चन पूछता है और गहराई में जा के क्वेश्चन पूछा है। मित्र मेला, ये तो बी डी सावरकर था ही इससे संबंधित।
भारतीय संतावन 1857 ये बुक लिखा गया था बी डी सावरकर द्वारा। इंडिया हाउस लंदन में इससे रिलेटेड था। फर्ग्यूसन कॉलेज यहाँ से ये पढ़े थे। लेकिन ये जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन है, इससे बी डी सावरकर का वास्ता नहीं है। तो ए बी सी डी जो है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और फर्ग्यूसन कॉलेज से ऑलरेडी यूजीसी पास्ट में क्वेश्चन पूछा है, जिसमें ये क्वेश्चन बना था कि फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम बदल करके क्या रखा गया। इंडिया हाउस से तो अब हम लोग देख ही चुके हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। और आने वाले समय में भी देखेंगे कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बहुत बार पूछा गया है। और 1857 में हम लोग अगस्त से लेकर अभी तक 2 बार हम लोग ये देख चुके हैं कि ये वाला पूछ चुका है। और मित्र मेला आने वाला समय में हम लोग को मिलेगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए एक में मित्र मेला दिया हुआ था। तो ये जो बी डी सावरकर वाला एरिया है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इसीलिए मैंने आपको एक मूवी सजेस्ट किया था, बी डी सावरकर मूवी का ही नाम है। तो आप लोग वो देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग का बहुत सारा आंसर आप लोग सही करते हुए नजर आएंगे। इस स्टडी के पर्सपेक्टिव से आप लोग को देखना है, जब भी आप लोग को समय मिले। मूवी देखना कोई बुरा बात नहीं होता है, अगर आप स्टडी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो अच्छी बात है। बी डी सावरकर में क्योंकि ऐसा दिखाया गया है उसमें बहुत कुछ, कि कैसे उनको कैद कर लिया जाता है, कैसे वो मर्सी पिटीशन डालते हैं, कैसे राजनीतिक कैदी को कैद कर लिया जाता है जो कि जिसका विरोध वो करते हैं, कैसे उसको अंडमान में रखा जाता है, कितना प्रताड़ना किया जाता है, कैसे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते हैं और आगे जाकर के कैसे हिंदू महासभा का एक प्रमुख लीडर बन करके उभरते हैं। तो ये सारा कुछ आप लोग को दिखाया गया है, पूरा उनका जीवनी आप लोग को एक बार समझ में आ जाएगा ये मूवी देखने के बाद, ठीक है। तो मित्र मेला 1899 में इसका स्थापना किया गया था। इनके भाई और ये दोनों मिलकर ही करते हैं। 1857 इनके द्वारा लिखा गया था। इंडिया हाउस जो एक छात्र निवास था, जो भारतीय क्रांतिकारी का केंद्र बन गया। लंदन में ये बात हुआ था। इंडिया हाउस और फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में इसका नाम इंग्लिश स्कूल कर दिया गया, इंग्लिश नेटिव स्कूल। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जहां से बी डी सावरकर यहाँ से संबंधित है, इसीलिए ये वाला गलत हो जाता है। तो आप लोग ये सब एरिया पीडीएफ में जाकर के डिटेल से आप लोग पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 97, नेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ किंग बिम्बिसार। तो हिंदी में ये वाला नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। बिम्बिसार का बोल रहा है कि पहला राजधानी क्या था। पाटलिपुत्र, गिरिब्रज, अवंती, तक्षशिला। तो ये वाला तो एक फेमस क्वेश्चन है। फेमस क्या है, ये ऑल नोन क्वेश्चन रहता है कि बिम्बिसार का सबसे पहला जो राजधानी था वो गिरिब्रज था। पाटलिपुत्र को बाद में जाकर के उदयन बनाता है पाटलिपुत्र को राजधानी। तो ये वाला आंसर गिरिब्रज हो जाएगा। ये सब में तो डाउट ही नहीं करना है बिल्कुल भी। और ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 98-99% स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन सही करेंगे। और अगर आप गलत कर देते हैं तो फिर बहुत पीछे का हो जाएंगे। गिरिब्रज, जिसे राजगीर के नाम से भी जाना जाता है, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की पहली राजधानी थी। पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध की राजधानी बनाया। अजातशत्रु, उसके सबसे पहले उदयन ने बनाया था पाटलिपुत्र को अपना राजधानी। अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राजा बिंबिसार या मगध साम्राज्य में कोई संबंध नहीं है ये। और तक्षशिला तो पाकिस्तान में है। ये एक पढ़ने लिखने का जगह था, जहाँ से कौटिल्य भी संबंधित है, शूद्रक भी संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98, भारत में टीन लेपन की तकनीक किसके द्वारा आरंभ किया गया। चीन, अरबी, तुर्की, फारसी। तो इस तरह का 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि बारूद का आविष्कार कहाँ किया गया था, जिसका आंसर चीन था। और इसमें पूछा है कि टीन लेपन कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो ये तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 का ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस इसको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुख्य शिलालेख उपलब्ध है। ये अशोक का बात किया जा रहा है कि अशोक का मुख्य शिलालेख कहाँ पे है। मास्की, मेरठ, सोपारा। तो ये है सोपारा में जो है, सारनाथ में भी नहीं है। सोपारा में इसका मुख्य शिलालेख उपस्थित है। अशोक का शिलालेख से यूजीसी नेट पहले बहुत क्वेश्चन पूछा करता था। अभी बीच में थोड़ा सा स्टॉप कर दिया क्वेश्चन पूछना, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है कि वो फिर से स्टार्ट ना करे। अशोक का जो वो 14 शिलालेख है, उससे तरह तरह का क्वेश्चन बार बार हिस्ट्री में पेपर 2 में यूजीसी पूछते रहा है। तो इसीलिए अशोक वाला जो एरिया है, अशोक वाले एरिया को भी आप अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक में आप लोग मेंशन करके रखिए, जहाँ पे भी आप लोग अपना मेंशन कर रहे हैं डे फर्स्ट से। अशोक का शिलालेख, उसका जो मेजर है, माइनर है और रॉक एडिक्ट जो भी है, सारा कुछ।
ठीक है, मास्की कर्नाटक में स्थित है और सम्राट अशोक का एक महत्वपूर्ण लघु शिलालेख की खोज के लिए जाना जाता है और इसी में देवनाम का अशोक के रूप में पहचान की पुष्टि किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि देवनाम प्रियदर्शी जो है किस अभिलेख में अशोक को कहा गया है, तो वो मास्की में कहा गया है। और मेरठ में अशोक का कोई प्रमुख शिलालेख उपलब्ध नहीं है, यह 1857 के लिए जाना जाता है। सारनाथ जो कि यूपी में है, यहाँ पे अशोक का मिला है जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। यद्यपि यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, फिर भी अशोक का कोई प्रमुख शिलालेख नहीं है। तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश यहाँ पे दिया था सारनाथ में, एक म्यूजियम भी है वहाँ पे। सोपारा वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित सोपरा एक प्राचीन बंदरगाह शहर है जो ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह उन स्थानों में से एक है जहाँ सम्राट अशोक के प्रमुख शिलालेख पाए गए थे। यह शिलालेख चट्टान और स्तंभों पर उत्कीर्ण है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ खास बात इसमें नहीं है। खास बात है वो 14 शिलालेख याद होना, जिसमें कि एक में क्या कहा गया, दो में क्या कहा गया और तीन चार सब में क्या क्या कहा गया है। वो वाला इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैच द फॉलोइंग से वहां से क्वेश्चन पास्ट में बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, कालक्रम में सजाने के लिए दिया है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन, तिलक द्वारा गणपति पर्व की आयोजना, बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु, तिलक द्वारा शिवाजी पर्व का आयोजन, पूना में रेंडे और आयर्स की हत्या। तो ये वाला जो है कुछ कुछ घटना दिया है जिसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाना है। तो इसमें सबसे पहले यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिकी का 1888 हो जाएगा ये। तिलक द्वारा गणपति ये 1893 हो जाएगा ये। बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु हो जाएगी 94 में हो जाएगा, 1894 में। और शिवाजी उत्सव मनाया जाएगा 95-96 में मनाया जाएगा। और रेमजे रैंड आयर्स की हत्या होगी 97 में, 1897। तो ये वाला 88, 93, 94, 95, 97 मतलब कि ये जो है पूरा का पूरा ऑलरेडी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजा हुआ ही दिया है। ए बी सी डी ई जो है, ए बी सी डी ई ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु दिया गया है जो कि हुआ था, और इससे रिलेटेड 3 लोगों का मृत्यु अभी तक पूछ चुका है। हम लोग कवर क्या क्या कर चुके हैं। एक में था रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु था, एक में श्रद्धानंद की हत्या था, और एक में यहाँ पे आ गया है बंकिम चंद्र चटर्जी की मृत्यु। तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा मोड़ा जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी की मृत्यु जो हुई है वहां से भी यूजीसी क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए पूछ लेता है। और इस तरह का क्रोनोलॉजी आप लोग अपने कॉपी में अपने वो जो पीला हरा नीला कलर का जो सीट होता है छोटा सा जो मार्केट में बिकता है, आप लोग वो वाला खरीद सकते हो, जिसमें कि आप लोग ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर को आप लोग लगा के मतलब लिख लिख के सामने आप लोग अपना चिपका सकते हैं, जैसे कि जो कि आप लोग को हेल्पफुल आएगा लास्ट डे में, एग्जाम के एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले ये सब काम आएगा। क्योंकि आप लोग बार बार उसको देखेंगे, दीवार में आपका चिपका हुआ रहेगा, बार बार देखेंगे तो माइंड में वो चलते रहेगा कि हाँ ये वाला ऐसा 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 है। क्योंकि ये देखिए बहुत क्लोज क्लोज दिया हुआ था सारा का सारा क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए। और ये जो हत्या है, रेमजे रेंडे और आयर्स की हत्या, तो ये वाला एरिया जो है क्रांतिकारी का संगठन का जो एरिया है, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, तो ये वाला एरिया से भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए ऑलरेडी पूछ चुका है। और कहीं से भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मॉडर्न इंडिया में क्रोनोलॉजी पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे, क्रोनोलॉजी पे कालक्रम को सजाने के लिए, ठीक है। तो यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक ये सैयद अहमद खान के द्वारा 1888 में किया गया था। तिलक गणपति महोत्सव 1893 में स्टार्ट करते हैं और 1894 में बंकिम चंद्र चटर्जी के निधन हो जाता है। तिलक और शिवाजी उत्सव 1895, कहीं कहीं 96 भी दिया हुआ रहता है। और पुणे रैंड और आयर्स की हत्या 1897 में किया गया था, चापेकर बंधु के द्वारा किया गया था। और इससे ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है चापेकर बंधु से रिलेटेड, ये पास्ट में यूजीसी बनाया है इससे क्वेश्चन। तो थोड़ा मोड़ा आप लोग पीडीएफ में जा करके आप लोग पढ़ सकते हैं, जितना हो सकता है मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है सारा का सारा। तो आज का ये 20 क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये आज का डिस्क्रिप्शन पसंद आया होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्कशन डिस्कशन पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल अगर होगा तो आप लोग को वीडियो में फीडबैक देना है, अपना लाइक या डिसलाइक करके फीडबैक देना है कि कैसा आपको लग रहा है। क्योंकि आप लोग के फीडबैक से ही मुझको पता चलता है कि वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है, वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सिर्फ वन वे टॉकिंग तो नहीं हो रहा है, आप लोग को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है।
तो और जिनको हेल्पफुल है, मतलब कि जिनको ज़रूरत है, उसको भी आप लोग शेयर कर सकते हैं ये वाला वीडियो। और एक बात, हम लोग का जून का पेपर खत्म हो चुका है। अब हम लोग न्यू पेपर को स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो आप लोग को और ज़्यादा सीरियस में अब आ जाना है, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा हम लोग अब डीपली जाने वाले हैं। जितना कोशिश हो पाएगा दिसंबर साइकिल के लिए उतना मैं कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि पूरा कवर कर देने का। और जो-जो कवर नहीं हो रहा है, मैं आप लोग को बताते हुए चल रहा हूँ कि कौन-कौन सा क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। जैसे कि मुज़फ्फर वाला मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, अंतरिम सरकार, क्रोनोलॉजी ऑर्डर, वैदिक वाला एरिया, लिटरेचर उसका। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा है, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। जितना भी हो सकता है उतना हम लोग करेंगे। तो बस आज को इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है और अपने करियर को लेके, अपने टारगेट को लेके सीरियस रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।